मैं अपने सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण रबर विद्युत रोधी होती है, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं? ऐसा करना क्यों आवश्यक है? और आपने यह भी सुना होगा कि यदि गर्मियों में पंखे की गति धीमी हो जाती है, तो कहते हैं कि संधारित्र फिट करने से गति बढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है कि पंखा तेज गति से घूमने लगता है? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं चालक स्थिर वैद्युति से। आप चालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। चालकों में गतिशील आवेश वाहक होते हैं। धात्विक चालकों में ये वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए मुक्त होते हैं, परंतु धातु से मुक्त नहीं हो सकते। आवेश वाहकों की गति बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ साथ रासायनिक बलों द्वारा भी प्रभावित होती है। यहां हम अपनी चर्चा ठोस धात्विक चालकों तक ही सीमित रखेंगे। आइए चालक स्थिर वैद्युति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों पर ध्यान दें। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, मुक्त आवेश वाहक एक बल का अनुभव करेंगे और उनमें बहाव होगा। स्थैतिक स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार वितरित कर लेते हैं कि किसी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आइए अब अगला परिणाम देखते हैं। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। यदि ई पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं होता है, तो उसका पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा। तब पृष्ठ के मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर किसी बल का अनुभव करेंगे और गति करेंगे। अतः स्थैतिक स्थिति में ई का कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के हर बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। किसी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन अथवा पृष्ठीय अवयव में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में होते हैं। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। यह गाउस नियम से भी स्पष्ट है। अगला परिणाम विभव से संबंधित है। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान भीतर के बराबर होता है। चूंकि किसी चालक के भीतर ई शून्य है तथा इसका पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होता, अतः इसके भीतर अथवा पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं होता। अर्थात चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच कोई भी विभवांतर नहीं होता। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले परिणाम पर चर्चा करते हैं। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा n कैप पृष्ठ के अभिलंबवत बहिर्मुखी दिशा में एकांक सदिश है। यदि सिग्मा शून्य से बड़ा होगा, इसके लिए विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बहिर्मुखी अभिलंबवत है तथा यदि सिग्मा शून्य से छोटा होगा तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अंतर्मुखी अभिलंबवत है। यदि बरसात के साथ साथ बादल कड़कते हैं और बिजली भी गिरती है,
तो यह सलाह दी जाती है कि हमें किसी गाड़ी अथवा बस के अंदर शरण ले लेनी चाहिए। तो यह क्या प्रक्रिया है कि हम किसी खुली जगह या पेड़ के नीचे सुरक्षित नहीं है, परंतु गाड़ी में बैठना सुरक्षित है। तो इसी के विषय में अगले परिणाम के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। स्थिर वैद्युत परिरक्षण। किसी ऐसे चालक के विषय में विचार करते हैं जिसमें कोई कोटर हो तथा उस कोटर के भीतर कोई आवेश न हो। एक विशिष्ट परिणाम यह देखने को मिलता है कि चाहे कोटर की कोई भी आकृति हो या आकार क्यों ना हो तथा चाहे उस चालक पर कितने भी परिमाण का आवेश हो, कितनी भी तीव्रता के बाह्य क्षेत्र में उसे क्यों ना रखा हो, कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बाहर चाहे कितना भी आवेश तथा कैसा भी विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों ना हो, उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहती है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। इसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने में किया जाता है। इस चित्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किसी भी चालक की कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक का समस्त आवेश कोटर सहित उस चालक के केवल बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। कोटर के भीतर हमने कोई भी आवेश नहीं रखा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम परावैद्युत तथा ध्रुवण के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी चालक को यदि बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। यहां उस समय तक होता रहता है जब तक कि स्थिर स्थिति में दोनों क्षेत्र एक दूसरे का निरसन कर देते हैं। चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं होती, फिर भी यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है, जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। परंतु चालक से भिन्न इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप से निरीक्षित नहीं करता, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है। इस प्रभाव को समझने के लिए हमें परावैद्युत पदार्थ में आणविक स्तर पर आवेश वितरण के अध्ययन की आवश्यकता होगी। किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी अथवा अध्रुवी हो सकते हैं। तो आइए पहले हम अध्रुवी अणु पर चर्चा करते हैं। अध्रुवी अणु बाह्य बल की उपस्थिति में किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी अथवा अध्रुवी हो सकते हैं। किसी अध्रुवी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। तब अणु का कोई स्थायी अथवा आंतरिक द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ऑक्सीजन O2 तथा हाइड्रोजन H2 अणु अध्रुवी अणुओं के उदाहरण हैं। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी अणु के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। यह विस्थापन तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेशों पर बाह्य बल प्रत्यानयन बल अणु में आंतरिक क्षेत्र के कारण ये द्वार संतुलित हो जाता है। अतः अध्रुवी अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। उस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है तथा क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। अध्रुवी अणु पढ़ने के पश्चात अब आते हैं ध्रुवी अणु के
बाह्य क्षेत्र में रखने पर व्यवहार में हुए अंतर पर। ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी विकसित कर लेता है, परंतु इसका कारण भिन्न होता है। जब कोई बाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो व्यष्टिगत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। जब सब अणुओं पर इसका योग किया जाता है तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की सीमा दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है और वो इस प्रकार है। पहला, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करती है, और दूसरा, तापीय ऊर्जा जो संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करती है। इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में, चाहे ध्रुवी हो अथवा अध्रुवी, परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है और इसे P द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। रैखिक समदैशिक परावैद्युत के लिए हम लिख सकते हैं P बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट काई E इंटू E वेक्टर। यहाँ काई E परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति, जिसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। ध्रुवित परावैद्युत के भीतर मूल बाह्य क्षेत्र का रूपांतरण। अब प्रश्न यह है कि कोई ध्रुवित परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है। सरलता की दृष्टि से हम किसी एक आयताकार परावैद्युत गुटके पर विचार करते हैं जो किसी ऐसे एक समान बाह्य क्षेत्र E नॉट में रखा है जो गुटके के दो फलकों के समांतर है। क्षेत्र के कारण परावैद्युत में एक समान ध्रुवण P होता है। परावैद्युत के भीतर किसी भी स्थान पर आयतन अल्पांश डेल्टा V पर कोई भी नेट आवेश नहीं होता है, यद्यपि इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा। परावैद्युत के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत स्पष्ट रूप से एक नेट आवेश घनत्व होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दाएं पृष्ठ पर द्विध्रुवों के धनात्मक सिरे हैं तथा बाएं पृष्ठ की ओर द्विध्रुवों के ऋणात्मक सिरे अनुदासित रह जाते हैं। असंतुलित आवेश बाह्य क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होते हैं। अतः ध्रुवित परावैद्युत के दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य हो जाता है, जिनके प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी तथा माइनस सिग्मा पी है। यह स्पष्ट है कि इन पृष्ठीय आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करते हैं। इस प्रकार परावैद्युत में कुल क्षेत्र उस प्रकरण की तुलना में जिसमें कोई परावैद्युत नहीं है कम हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस और माइनस सिग्मा पी परावैद्युत पे मुक्त आवेशों के कारण नहीं वरन परिबद्ध आवेशों से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यदि दो चालक को साथ में रख दिया जाए और उनके बीच में कुछ विभवांतर हो, उस निकाय को क्या कहेंगे। इसको कहते हैं संधारित्र। कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। चालकों पर आवेश Q1 तथा Q2 तथा उनका विभव क्रमशः V1 तथा V2 होता है। प्राय
व्यवहार में दो चालकों पर आवेश प्लस q और माइनस q होते हैं और उनमें विभवांतर V1 माइनस V2 होगा। हम केवल इसी प्रकार के विन्यास के संधारित्र पर विचार करेंगे। क्या आप यह सोच सकते हैं कि संधारित्र का कुल आवेश कितना होगा? Q को संधारित्र का आवेश कहते हैं, परंतु वास्तव में यह संधारित्र के एक चालक पर आवेश होता है और संधारित्र का कुल आवेश 0 होगा। चालकों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि संधारित्र पर आवेश 2 गुना कर दिया जाए तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 2 गुना हो जाएगा। विभवांतर V किसी लघु परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध चालक 2 से 1 तक लाने में प्रति एकांक धनावेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है और इसके फलस्वरूप V भी Q के अनुक्रमानुपाती होगा और Q अपॉन V एक नियतांक है। C बराबर Q अपॉन V और यहाँ C संधारित्र की धारिता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, धारिता C आवेश Q अथवा विभवांतर V पर निर्भर नहीं करती। धारिता C केवल दो चालकों के निकाय के ज्यामितीय विन्यास, और वो क्या क्या होंगे? वो हो सकता है आकार, आकृति, पृथक्कन, सिर्फ इन्हीं पर निर्भर करती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह दोनों चालकों को पृथक करने वाले माध्यम अर्थात विद्युत रोधी, जिसको हम परावैद्युत भी कहते हैं, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यहाँ धारिता का SI मात्रक 1 फैरेड है और 1 फैरेड को हम और किस प्रकार के से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 कूलाम प्रति वोल्ट अथवा 1 कूलम पर वोल्ट। व्यवहार में 1 फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। धारिता के अधिक सामान्य मात्रक इस मात्रक के अप्रवर्तक हैं, जैसे 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻⁶, 1 नैनोफैरेड 10⁻⁻⁹ फैरेड, 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻⁻12 फैरेड आदि। नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक इस प्रकार है, जबकि प्रवर्ती धारिता के संधारित्र का प्रतीक हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। संधारित्र किसी भी आकार का हो सकता है, जैसे कि समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र आदि। हम अभी के लिए पहले समांतर पट्टिका की धारिता का सूत्र ज्ञात करेंगे। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दो बड़ी समतल एक दूसरे के समांतर पट्टिकाएं होती हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं, जिनके बीच पृथक्कन कम होता है। यह इनके बीच का पृथक्कन है। हम सर्वप्रथम दो पट्टिकाओं के बीच माध्यम के रूप में निर्वात को लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है, इन दोनों पट्टिकाओं का क्षेत्रफल A है तथा उनके बीच पृथक्कन D है, जो चित्र में दिखाया गया है। दोनों पट्टिकाओं पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है। चूंकि पट्टिकाओं की रैखिक विमाओं की तुलना में D बहुत छोटा है, अर्थात d² बहुत छोटा है क्षेत्रफल A से, हम एक समान आवेशित पृष्ठीय घनत्व सिग्मा की अनंत समतल चादर के विद्युत क्षेत्र के परिणाम का उपयोग कर सकते हैं। पट्टिका 1 का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, तथा पट्टिका 2 का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। विभिन्न क्षेत्रों पर
अब हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं कितना होगा। बाह्य क्षेत्र 1 जो कि पट्टिका 1 के ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से तथा इसकी वजह से माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, तो यहाँ E बराबर 0 होगा। बाह्य क्षेत्र 2 जो कि पट्टिका 2 के नीचे का क्षेत्र है, यहाँ पर भी समान तरीके से E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यह भी इसी पहले के प्रकार सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, और यह भी 0 के बराबर होगा। पट्टिका 1 तथा 2 के भीतरी क्षेत्र में दो आवेशित पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? यह जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? हमें मिलेगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका योग हम लेंगे तो आएगा सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लिख सकते हैं आवेश बटा क्षेत्रफल और ये एप्सिलॉन नॉट। क्या आप सोच सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी इन दोनों के भीतर के स्थान पर? जी हाँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेशित पट्टिका से ऋणावेशित पट्टिका की ओर होगी, जैसा कि हमने यहाँ चित्र में दर्शाया है। एक समान विद्युत क्षेत्रों के लिए विभवांतर विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो V बराबर क्षेत्र E इंटू पृथक्कन के बराबर है, जिसको हम लिख सकते हैं Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्षेत्रफल A। तब समांतर पट्टिका संधारित्र C की धारिता क्या होगी? यह धारिता होगी आवेश बटा विभवांतर और हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल बटा उनके बीच का पृथक्कन D। आइए अब हम 1 फैराड की विशालता देखते हैं। इसके लिए हम इस समीकरण में एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल तथा पृथक्कन का मान पुट करेंगे इसमें। तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10⁻⁻12, क्षेत्रफल हमने यहाँ 1 मीटर स्क्वायर लिया है और पृथक्कन 1 मिलीमीटर है, जिसको मीटर में लिखेंगे तो 10⁻³ होगा। इसको हल करने के पश्चात हमें मिलेगा 8.85 10⁻⁹ फैराड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमें इस संधारित्र का क्षेत्रफल देखना हो तो क्षेत्रफल के लिए C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C हम यहाँ पर रखेंगे 1 फैराड क्योंकि हम उसके लिए क्षेत्रफल देखना चाहते हैं। तो C 1 फैराड। हम यहाँ पर दोनों पट्टिकाओं के बीच पृथक्कन 1 सेंटीमीटर लेंगे 10⁻² बटा एप्सिलॉन नॉट, ये तो 8.85 10⁻⁻12 रहेगा। इसको हल करने के बाद हमें मिलेगा 10⁹ मीटर स्क्वायर। और यहाँ से यह प्रकट होता है कि जैसा हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं, 1 फैराड व्यवहार में धारिता का एक बहुत बड़ा एकांक है। 1 फैराड की विशालता को देखने का एक ढंग और भी है कि हम यह ज्ञात करें कि 1 फैराड धारिता के समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं का क्षेत्रफल यदि उनके बीच दूरी 1 सेंटीमीटर है तो कितना होना चाहिए। अब चूंकि क्षेत्रफल बराबर C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ हम C का मान, D का मान और एप्सिलॉन नॉट का मान रखने के पश्चात यह देखते हैं कि क्षेत्रफल 10⁹ मीटर स्क्वायर है और इससे लगभग लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो 30 किलोमीटर के बराबर होगी। तो अब हमारे दर्शक यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 फैराड वास्तव में कितना विशाल मात्रक है। यदि पट्टिकाओं के भीतर की जगह को परावैद्युत से पूरी तरह से भर दिया जाए तो क्षेत्र, विभवांतर तथा धारिता पर क्या असर होगा, आइए देखते हैं इस अनुभाग में। किसी बाह्य क्षेत्र में परावैद्युतों के व्यवहार के बारे में जानकारी के पश्चात आइए अब हम यह देखें कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किसी परावैद्युत की उपस्थिति द्वारा
किस प्रकार से रूपांतरित होती है। पहले की ही भांति यहाँ भी हमारे पास दो बड़ी पट्टिकाएं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, एक दूसरे से d दूरी द्वारा पृथक हैं। पट्टिकाओं पर आवेश प्लस माइनस q तथा आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा है और हम सिग्मा को आवेश तथा क्षेत्रफल से इस प्रकार जोड़ सकते हैं, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। जब दोनों पट्टिकाओं के बीच निर्वात है तब वैद्युत क्षेत्र E नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा तथा विभवांतर V नॉट बराबर E नॉट इंटू डी होगा। यहाँ पर संधारित्र की धारिता C नॉट बराबर आवेश बटा विभवांतर होगी, जिसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल बटा पृथक्कन D। इसके पश्चात हम उस प्रकरण पर विचार करते हैं जिनमें दोनों पट्टिकाओं के बीच के समस्त क्षेत्र को किसी परावैद्युत द्वारा भर दिया जाता है। क्षेत्र द्वारा समस्त परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है और पट्टिकाओं पर नेट आवेश घनत्व कितना होगा, प्लस माइनस सिग्मा पी। अब हम परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नॉट। पट्टिकाओं के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, यह होगा गुणनफल के बराबर। किसका गुणनफल, विद्युत क्षेत्र और पृथक्कन का, जिसको लिखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यहीं से हमने यहां लिखा है, इंटू डी। पट्टिकाओं पर नेट आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और सिग्मा के अनुक्रमानुपाती है तथा अब हम इसे क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन के के बराबर। यहाँ के परावैद्युत का एक स्थिर अभिलक्षण है और यह स्पष्ट है कि के का मान 1 से बड़ा है। तब पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत होने पर हम लिखेंगे विभवांतर बराबर सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यह किसके बराबर होगा, सिग्मा को लिखेंगे आवेश बटा क्षेत्रफल, सिग्मा को लिखने के बाद के को लिखेंगे एज इट इज, डी पृथक्कन भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। अब जो संधारित्र है उसकी धारिता होगी आवेश बटा विभवांतर और यह होगा एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्षेत्रफल बटा पृथक्कन डी। गुणनफल एप्सिलॉन नॉट इंटू के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं तथा इसे एप्सिलॉन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। निर्वात के लिए के का मान 1 के बराबर होता है तथा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात का परावैद्युतांक कहते हैं। अब पदार्थ का परावैद्युतांक के बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा तथा परावैद्युतांक को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, संधारित्र बटा संधारित्र नॉट, जो निर्वात होगा दोनों पट्टिकाओं के बीच में। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि किसी संधारित्र के बीच की जगह को परावैद्युत पदार्थ से पूर्णतः भर दें, जब किसी संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जब किसी संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाता है तो उसके धारिता के मान में निर्वात के मान से वृद्धि हो जाती है। क्या यह वृद्धि केवल समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए ही लागू है? यद्यपि हम समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रकरण के लिए समीकरण पर पहुंचे हैं, तथापि यह हर प्रकार के संधारित्र पर लागू होता है तथा वास्तव में इसे व्यापक रूप में किसी पदार्थ के परावैद्युतांक की परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है।